Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ठीक ठीक है। एक मिनट में वीडियो भी ऑफ कर दूं ताकि थोड़ी और आवाज क्लियर हो जाएगी। चलिए, दो तीन चीजों को पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइंड कर लें। आज जिन चीजों पर फोकस करेंगे उसमें एक तो ये है कि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो है प्लेन्स इंपॉर्टेंट हैं जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। मतलब कि पॉइंट की बजाय जो प्लेन्स हैं उनका रोल ज्यादा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, और इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लैटिस की अपेक्षा रेसिप्रोकल लैटिस वाले कॉन्सेप्ट पे आए। और जब हम प्लेन्स की बात करते हैं तो जैसे किसी पॉइंट का डिस्टेंस हम ओरिजिन से निकालते हैं, वैसे ही किसी प्लेन का भी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। आपको मिलर इंडिसेज के का जो नोटेशन है, फॉर्मूलेशन है, उससे ये पता है कि हम लोग जो प्लेन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन वो हम लोग एच, ए और एल के थ्रू करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहें, इंटरप्लेनर डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूलेशन है हम पढ़ चुके हैं। एक बार जस्ट मैं रिपीट करा रहा हूँ इस चीज को क्योंकि आगे कहीं यूज करें एक बार। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग। दिस इज कॉल्ड इंटरप्लेनर डिस्टेंस you can write it by d, this for distance, और h k l यहाँ लगा देते हैं सबस्क्रिप्ट में। और ये फॉर्मूलेशन जो हमको यूज करना है वो यूज होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे ए बी सी उसके जो तीन पैरामीटर हैं एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में, एच के एल उसका मिलर इंडिसेज है। तो ये एक फॉर्मूलेशन हम लोगों को यूज करना है। अब इस फॉर्मूलेशन को यूज करते समय दिस वन यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस। अब मान लीजिए कि हमको, हाँ जी आवाज आ रही है ना? यस सर। अब मान लीजिए कि इसी में हम कहें कि अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर हो, क्यूबिक स्ट्रक्चर हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और इस केस में हो जाएगा जो डी एच के एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, देखो सबके नीचे आ जाएगा। तो ये आप लिखोगे ऐसे एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या और डी एच के एल इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूलेशन है ये एक इजीएस्ट फॉर्मूलेशन है, इजी फॉर्मूला है, और इससे हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसमें भी आते हैं, ऊपर वाले में भी आते हैं, ये दोनों ही न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको एक वैल्यू दी गई है, फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल यहाँ दिखाते हैं आपको, और आप अपने और भी अपने से एग्जाम्पल कर सकते हैं। फॉर
एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर दिया हुआ हो कि 100 का इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालिए, तो वैसे आपको पता है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, है ना। 100 कौन सा प्लेन होता है, ध्यान कीजिए, यहाँ पे ये प्लेन x को 1 डिस्टेंस पे काटेगा, y को कहाँ काटेगा, ये कोई बता सकता है, इन्फिनिटी पे काटेगा, और z को भी इन्फिनिटी पे काटेगा। तो अगर आप देखें ये प्लेन कौन सा हुआ, ये प्लेन हुआ लाइक दिस, हम लोगों ने इसको ड्रॉ भी किया हुआ है पहले, दिस इज, है ना, ये प्लेन हुआ, ये एक्स एक्सिस है इधर, तो इसका मतलब कि ये 1 डिस्टेंस पे काटने वाला ये वाला प्लेन हुआ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन, ठीक है ना। तो इसको तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ से इसका जो है इनके बीच की जो दूरी होगी इस प्लेन की और इस प्लेन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बट अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहें तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, D100 इज इक्वल टू a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 0 एंड विच इज इक्वल टू 0 a। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मुलेशन में आ गया। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट मतलब कि कोई भी दो पैरेलल प्लेन्स अगर होंगे तो उनके बीच की दूरी होगी। अब उनके बीच की दूरी या तो a होगी या 2a होगी, 3a होगी। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। इस तरीके से अगर आपको कोई भी h के l दिया हुआ है तो आप उसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हमने किया है, एक क्वेश्चन दूसरा आपको देते हैं कि आपको 2 1 2 इसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालना है ना, इसका DHK 2 1 2 निकालना है। निकाल लोगे ना, कितना आंसर आएगा इसका, a/3। गुड, सीधे आ गया a/3 आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब आपको चीजें मैथ्स वाले हो ना फटाफट समझ जाते हैं। अब हम आते हैं एक दूसरी चीज के बारे में जिसके बारे में हमने आपको बताया, और वो ये क्वेश्चन मैंने आज इसलिए थोड़ा सा फिर दोबारा रिपीट किया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं। अब हम आते हैं, एक और चीज आपको मैंने बताई थी कि जब हमने आपको सिमेट्री एलिमेंट्स बताया था, अब आते हैं सिमेट्री जब एलिमेंट्स आपको बताया था हमने, सिमेट्री एलिमेंट्स, तो हमने आपको 3 चीजों के बारे में बताया था, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में बताया था। फिर उसके आधार पे आपको स्पेस ग्रुप और पॉइंट ग्रुप में डिफरेंस भी बताया था। अब सिमेट्री और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ आज, कि जो रोटेशनल सिमेट्री होती है, रोटेशनल सिमेट्री ये होती है थीटा, मतलब कि अगर हम किसी क्रिस्टल को थीटा डिग्री रोटेट कर दें और फिर वो जैसा था वैसा ही दिखे, वैसा ही रहे, तो हम कहते हैं कि उसमें थीटा डिग्री की रोटेशनल सिमेट्री है, और दैट क्रिस्टल इज इनवेरिएंट अंडर दिस रोटेशन। थीटा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई अपॉन n होती है। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ फोल्ड, है ना, n को कहते हैं हम लोग नंबर ऑफ फोल्ड, है ना, कितने फोल्ड की सिमेट्री है, ठीक है। मान लो कि अगर पूरा अगर कोई क्रिस्टल है पूरा एक बार घुमाने पर अगर उसमें सिमेट्री रहती है, तो इसका मतलब पूरे 360 डिग्री उसको हमने घुमा दिया, तो अगर 360 के बाद होगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360 दैट इज इक्वल टू कट के 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 1, इसको 1 फोल्ड सिमेट्री बोलेंगे, है ना। ऐसे अगर मान लो केवल 180 डिग्री घुमाने पर ही अगर आ जाता है तो बोलेंगे 360 अपॉन 180 दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 फोल्ड की सिमेट्री कहलाएगी। ऐसे ही 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 6 फोल्ड की होती है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, है ना,
you have to remember, that is नोट, इसमें आपको जो ध्यान देना है वो मैं नोट करा देता हूं कि जो थीटा की वैल्यू है वो इस प्रकार से नहीं हो सकती है कि n की वैल्यू 5 आ जाए, है ना। मतलब कि जो n है इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 6 हो सकती है ना। ये पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, पॉसिबल वैल्यूज। मतलब कि 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड और 6 फोल्ड की सिमेट्री रोटेशन में होती है, बट क्या नहीं होगा, तो 5 फोल्ड n कैन नॉट बी इक्वल टू 5, n 5 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू 360 अपॉन 5, दैट इज कितना हो जाएगा, ये 72 डिग्री। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो 5 फोल्ड सिमेट्री ये क्रिस्टल्स में नहीं होती है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। आई होप कि ये सब आपको चीजें ध्यान में रहेंगी। अब हम आते हैं कि अब हमने डायरेक्ट लैटिस के बारे में पढ़ा और रेसिप्रोकल लैटिस भी पढ़ लिया। तो क्रिस्टल का अगर स्ट्रक्चर हमको निकालना है ना, कि हाउ टू डिटरमिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वी यूज क्या चीज, जो एक्सरे फिनोमेना होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन इसको हम लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा जब हम डिफ्रैक्शन की बात आ रही है तो इसको थोड़ा सा एक बार रीमेमोराइज कर दें कि डिफ्रैक्शन में एक्चुअली होता क्या है। एज यू नो कि जब कोई ऑब्स्टिकल होता है, लेट अस से कोई एक ऑब्स्टिकल है और इस ऑब्स्टिकल पे अगर यहां से लाइट अगर आ रही हो, तो ये लाइट इस ऑब्स्टिकल की वजह से इधर पार नहीं हो पाती। तो जहां जितना दूर का ऑब्स्टिकल है उतना दूर तो यहाँ पे शैडो रीजन बन जाता है। ये जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं शैडो रीजन, है ना। ये ऐसा एरिया हो जाता है जो शैडो में हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो लाइट है वो यहाँ जो किनारा होता है, एजेस जो होते हैं, वहां से लाइट बैंड हो जाती है, ये भी लाइट थोड़ी बैंड हो जाती है और ये लाइट जो है ये शैडो रीजन में आ जाती है, हाँ? यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पे ये आ जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ पर, राउंड द कॉर्नर of an obstacle, यही तो डिफ्रैक्शन होता है। ये डिफ्रैक्शन मतलब कि लाइट का शैडो रीजन में आ जाना। तो अब आपको याद होगा कि जब लाइट के शैडो रीजन में आती है तो यहाँ होता क्या है, तो यहाँ होता है इंटरफेरेंस, है ना। यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है और उसकी वजह से फ्रिंजेस दिखती हैं। पर ये जो इंटरफेरेंस होता है ये केवल तभी होता है जब ये ऑब्स्टिकल रहता है। अगर ये ऑब्स्टिकल ना होता तो ये लाइट मुड़ के यहाँ आती ही नहीं। इसलिए होता तो इंटरफेरेंस ही है, बट
हम लोग इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन की फ्रिंजेस। एंड हम कहते हैं यहाँ पर कि वी ऑब्टेन डिफ्लेक्शन फ्रिंजेस। डिफ्लेक्शन की फ्रिंजेस मिलती है। डिफ्लेक्शन की जो फ्रिंजेस मिलती हैं, इफ यू रिमेम्बर, तो डिफ्लेक्शन की फ्रिंजेस इस प्रकार से होती है कि अगर हम बिल्कुल ठीक बीचों बीच में देखेंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी की फ्रिंज दिखेगी, ठीक है ना, इंटेंसिटी ज्यादा दिखेगी। थोड़ी दूर के बाद इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, फिर थोड़ी सी इंटेंसिटी दिखेगी, फिर मिनिमम हो जाएगी, फिर दिखेगी, फिर मिनिमम हो जाएगी, और ऐसे जो है जल्दी ही मिनिमम हो जाएगी। और यही जो प्रोसेस है ये इसके दूसरे तरफ भी ऐसे दिखता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज कहते हैं। अगर आपको याद हो तो जो इंटरफेरेंस होता है, उस इंटरफेरेंस में फ्रिंजेज मिलती हैं, बट फ्रिंजेज का जो इंटेंसिटी है वो अलग टाइप की होती है ना, इफ यू रिमेम्बर। तो वहां पे कैसी होती है, वहां पे इस प्रकार की होती है, लाइक दिस। मतलब क्या हुआ कि जितनी ही इंटेंसिटी पहले फ्रिंज की होगी वही दूसरे की और वही तीसरे की होगी, है ना। तो ऑल जो यहाँ पे फ्रिंजेज हैं आर ऑफ द इक्वल इंटेंसिटी, क्योंकि इस एक्सिस पे इंटेंसिटी लिया गया है, यहाँ भी इस एक्सिस पे इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस की फ्रिंजेज, इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। तो इंटरफेरेंस में सेम इंटेंसिटी की फ्रिंजेज मिलेंगी, जबकि डिफ्रैक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी की फ्रिंजेज मिलेंगी। जो सबसे सेंट्रल फ्रिंज होती है वह मैक्सिमम इंटेंसिटी की होती है, उसके बाद जो उसकी जो फर्स्ट प्राइमर जो दोनों तरफ जो पहली उसकी फ्रिंजेज होंगी वो उससे कम होंगी, उसके बाद फिर और कम होंगी, और फिर जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। मतलब कि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, एक समान लाइट आपको दिखेगी। नंबर ऑफ फ्रिंजेस की अगर बात की जाए तो इंटरफेरेंस में ये जो फ्रिंजेस हैं इनकी संख्या ज्यादा होगी, है ना। ये 15, 20, 25 भी मिल सकते हैं, जबकि डिफ्रैक्शन की जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होती हैं वो 4, 6, 8, 10 ऐसे मिलती है, इससे देखने में। तो ये दो प्रकार का, मतलब इसलिए एक और भी बात कहते हैं कि जो कि डिफ्रैक्शन भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस ही है। तो हमको याद होगा, आपको एक और बात कही जाती है साथ में, क्या कही जाती है कि जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन इज अ स्पेशल क्लास ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक अलग टाइप का इंटरफेरेंस है ना, है ये भी इंटरफेरेंस, बट एक स्पेशल क्लास ऑफ इंटरफेरेंस है। खैर, हमारा यहाँ पे जो पर्पस है वो इंटरफेरेंस को पढ़ना नहीं, डिफ्रैक्शन को भी पढ़ना नहीं है। हम यहाँ पे डिफ्रैक्शन की टेक्निक को यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं कि हाउ टू डिटरमिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो हम उस डिटेल में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे मेथड्स हैं जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, बट हम यहाँ पर कुछ एक दो मेथड के बारे में आपको बता देते हैं कि कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर से हम डिटरमिन करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं तो उसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े बड़े वाले में तो आते ही आते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि दो मेथड की चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। एक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी कैसे करेंगे, तो हियर वी विल यूज टू मेथड्स। दो मेन मेथड हम बता रहे हैं आपको। एक का नाम जो है वो है लॉ मेथड है,
इसको आप एक तरह से कहो कि ये सिंगल क्रिस्टल मेथड भी, सिंगल क्रिस्टल मेथड भी। स्क्रीन मेरी विजिबल है ना आप सबको? यस सर। ठीक है, कहीं ना समझ में आए तो पूछ लेना फिर, है ना, क्योंकि हो सकता है लिखते समय कहीं कुछ दिखे ना दिखे। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो आपको ठीक से विजिबल हो रहा है? यस सर, हो रहा है। क्योंकि अगर आप उसको अगर मोबाइल लैपटॉप पे देख रहे होंगे तब तो बिल्कुल ठीक से विजिबल होगा मुझे लग रहा है, बट अगर मोबाइल पे देख रहे होंगे तो फॉन्ट और बाकी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। तो कोई जने जो मोबाइल पे देख रहे हो वो बताइए कि क्या विजिबिलिटी है आप लोगों को? यस सर। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें जूम करने का भी एक ऑप्शन होता है, शायद वैसे कुछ और बड़ा भी दिख सकता है। यस सर, कर सकते हैं जूम। ठीक, दैट्स राइट, गुड। अरे मुझे पता है भैया, आप सब लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट इस मामले में, है ना। चलिए, तो एक तो ये मेथड हुआ लॉ मेथड, और दूसरा मेथड जो है जिसकी हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे वो है, उसको हम कहते हैं पाउडर मेथड। पाउडर मेथड, ठीक है। और इसको हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, डीबे डिवाई एंड एरर मेथड। ये दो मेथड्स हैं जो कि हम लोग आमतौर पे यूज करते हैं। ब्रीफ में इनके बारे में बताऊंगा कि क्या होते हैं। लॉ मेथड में हम क्या करते हैं कि बेसिकली दोनों में डिफ्लेक्शन के फिनोमिना को यूज करते हैं। तो करते क्या है कि केवल फर्क जो है, जो हमारा सैंपल है, सैंपल के लेने के तरीके में और डिफ्रैक्शन को मेजर करने के तरीके में फर्क है। सिंगल क्रिस्टल मेथड में क्या होता है कि हम यहाँ पर एक स्टैंड ले लेते हैं और इसमें हम एक यहाँ पर क्रिस्टल रख देते हैं। व्हाट वी डू, वी पुट अ क्रिस्टल हियर, है ना, ये हम एक क्रिस्टल ले लेते हैं। ठीक, और इधर से क्या करते हैं कि हम इधर से एक्सरे बीम डाल देते हैं इसके ऊपर। एक्सरे की जो बीम होती है वो इसके ऊपर डालते हैं। अच्छा, एक बात पता होगा ना कि जो एक्सरे बीम है हम लोग इसका इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? इस्तेमाल तो हम किसी और भी लाइट का कर सकते थे, विजुअल लाइट का कर सकते थे, इंफ्रारेड का कर सकते थे, एक्सरे ही क्यों कर सकते हैं? सही, एक्सरे करने के पीछे क्या वजह है? सर इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखना है इसलिए। नहीं, वो तो ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, तो क्या हम दूसरी किसी लाइट का, अल्ट्रा वायलेट का या इंफ्रारेड का यूज करके नहीं कर सकते हैं क्या? ये इसमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी किसी भी मतलब रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की वजह से। नो नो नो, एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो शायद आप मिस कर रहे हो यहाँ पर। सर इसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है। नहीं, भेदन क्षमता मतलब पेनेट्रेटिंग पावर से भी इसका मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें किसी चीज को भेदना नहीं है, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिफ्लेक्शन का जिसको हम बोलते हैं कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। क्या है, तो सॉरी, डिफ्लेक्शन क्या है वो जरा आप ध्यान करो, फिर आपको ध्यान में आ जाएगा। बोलो, याद करो जरा। कंडीशन, कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन क्या होता है? कोहेरेंस। मोनोक्रोमैटिक नहीं बेटा, मोनोक्रोमेटिक वाला नहीं। एक बहुत जरूरी कंडीशन क्या है डिफ्रैक्शन का, कि जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ, जो वेवलेंथ इंसिडेंट होगा इसका जो साइज होगा वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑब्स्टिकल साइज का होना चाहिए। जो मटेरियल रखा हुआ है, हाँ, मटेरियल नहीं उसको बोलेंगे, ऑब्स्टिकल साइज का। यस सर।
ठीक है ना। जैसे कि जो मान लो कि अगर आपने एक बॉल रख दिया, एक छोटा सा जैसे क्रिकेट का बॉल रख दिया, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर कोई लाइट इंसिडेंट कराएं और सामने डिफ्लेक्शन की स्टडी हो, तो ये संभव है कि नहीं संभव है? क्या डिफ्लेक्शन पैटर्न मिलेगा आपको? बताइए। तो बॉल का साइज तो काफी बड़ा होता है। हाँ, मैंने इसीलिए तो पूछा आपसे कि अगर एक बॉल है तो सर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं होगा। मतलब कि डिफ्रैक्शन की आवश्यक शर्त यही है कि डिफ्रैक्शन तभी और केवल तभी होगा जो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल है या साइज ऑफ द स्लिट है वो उस ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का वेवलेंथ ऑफ लाइट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि लाइट तो आपके घरों में भी आती है और विंडो में रॉड्स लगी होती हैं। अगर पैरेलल रॉड्स लगी हैं तो लाइक अ स्लिट, वो स्लिट की तरह बिहेव करेगा। मान लीजिए ऐसे अगर विंडो है तो विंडो में ऐसे स्लिट्स लगी हुई, ऐसे रॉड्स लगी हुई हैं, तो ये सब स्लिट्स बन गई। और इधर से अगर लाइट जाए तो क्या डिफ्रैक्शन इधर मिलेगा? डिफ्रैक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो हाँ या ना में। नहीं सर, नहीं मिलेगा, डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रॉड्स हैं उनका साइज और जो लाइट जा रही है उसका साइज बहुत फर्क है। और इसी वजह से अगर डिफ्रैक्शन मिलता तो क्या होता कि आपकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर आपको कहीं ज्यादा इंटेंसिटी और कहीं कम इंटेंसिटी दिखती, मतलब उसके ऊपर डिफ्रैक्शन के फ्रिंजेस दिखती, जो नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कहीं आपके घर के बाहर आवाज हो रही है, कोई आवाज दे रहा है आपको, और वो आवाज आपके कानों तक आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो साउंड वेव है उसका जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होता है, मीटर में होता है, और वो आपके किनारों पे मुड़ जाती है। वो दरवाजे से, खिड़की से, वो कहीं से भी वो घूम के आ जाएगी आप तक। इसलिए आप साउंड वेव का डिफ्रैक्शन तो होता है बट लाइट वेव के साथ डिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो हमको यहाँ जो स्टडी करना है, क्योंकि वो क्रिस्टल की स्टडी करना है, क्रिस्टल के भीतर जो साइज है क्रिस्टल का, कहा जाए कि जो क्रिस्टल का साइज है वो किस साइज का है, वो एटम्स है यहाँ पर। तो जो एटम्स हैं उनके बीच में कितनी दूरी है, तो भाई कुछ एंगस्ट्रॉम की दूरी होगी, है ना, कुछ एंगस्ट्रॉम की। अब ये कुछ एंगस्ट्रॉम की जो दूरी है ये आपको अगर स्टडी करना है तो क्या करना होगा कि इसी के ऑर्डर की आपको लाइट भी चाहिए, वेव भी चाहिए। तो आपको पता है कि अगर हम वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेवलेंथ अगर इधर बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे आप, तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर और कुछ 100 एंगस्ट्रॉम तक, इसको हम लोग एक्सरे बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सरे बोलते हैं। और इसी में अगर हम जाएंगे यहाँ पर तो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर और 8000 एंगस्ट्रॉम तक की जो लाइट होती है उसको हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं, वी कॉल विजिबल लाइट। तो ये जो हमारा जो साइज है क्रिस्टल का, वो क्रिस्टल साइज कैसा है, उसके बीच में जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, they are very closely separated and that is why the distance between them is of few angstrom। कुछ उसमें 2, 4, 10 या 1 आधा इस प्रकार के एंगस्ट्रॉम की उसमें दूरी है। तो इवन हम विजिबल लाइट का भी इस्तेमाल उसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विजिबल लाइट में तो 4000, 5000, 6000 एंगस्ट्रॉम की दूरी है। अब सोचिए कि 1 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम में कितने गुना का फर्क है। हमारे लिए 1 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम दोनों बराबर है लगभग, क्यों? क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे हैं। लेकिन अगर एटम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम, अगर मान लीजिए कि 2 एटम के बीच में, अगर यहाँ 2 एटम के बीच में अगर ये दूरी, मान लीजिए कि अगर ये 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी हो, तो ये तो इसके ऑर्डर का है, एक्सरे तो इसके ऑर्डर में आ जाएगी, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में आएगा।
बट विजिबल लाइट तो इस 3 से लगभग 1000 गुना ज्यादा, 1200-1300 गुना ज्यादा हो गई, तो उसके लिए पहाड़ के जैसे हो गया, वो काफी डिस्टेंस हो, काफी गैप हो गया, तो वी कैन नॉट यूज विजिबल लाइट, है ना, फॉर द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर वी शुड यूज ओनली एक्स-रेज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस ये बात सर। समझ में आ गई सबको कि हम लोग क्रिस्टल स्टडी करते समय डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो व्हाइट लाइट में नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपके हो सकता है, आ सकता है, पूछा जा सकता है कि हम व्हाइट लाइट के साथ में क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की स्टडी क्यों नहीं कर सकते, या ये भी पूछा जा सकता है कि हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के स्टडी के में क्यों एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वजह यह है कि द साइज ऑफ द एटम्स या इंटरस्पेसिंग जो होता है वो फ्यू एंगस्ट्रॉम का होता है, which is of the order of X-rays wavelength, and that is why X-rays are used to study crystal structure. ठीक है? Is it clear ना? आगे बढ़े? सर हाँ, सर जो आपने AC वाला एग्जांपल दिया था इसमें आपने कहा था कि वो डिफ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसे रेगुलर लाइट में डिफ्रैक्शन दिखता तो है हम लोगों को। काहे का कौन सा डिफ्रैक्शन दिखता है तुमको? लाइट का? मतलब जैसे किसी की शैडो होती है उसकी इंटेंसिटी घटती जाती है, मतलब ऐसा नहीं होता एकदम से खत्म हो गई, तो वहां पर आई गेस डिफ्रैक्शन ही तो होता है। नहीं 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 नहीं, वो डिफ्रैक्शन नहीं होता है बेटा। डिफ्रैक्शन होगा ना तो आपको क्या दिखेगा कि आपको जो अभी ऊपर हमने दिखाया था ये वाला, ये पैटर्न दिखेगा आपको, ये वाला पैटर्न दिखेगा, दिस वन, है ना, ऐसा दिखेगा कि मतलब ठीक बीचों बीच में, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति खड़ा है ना, तो अगर कोई ये चीज, कोई अगर इसमें अगर मान लीजिए कि आपने ये कोई एक ऑब्स्टिकल रख दिया, ये ऑब्स्टिकल रख दिया, तो इसके ठीक बीचों बीच में इस जगह पर जाकर यहाँ आपको इंटेंसिटी दिखेगी, मतलब यहाँ लाइट दिखेगी, है ना, फिर कम दिखेगी, फिर कम दिखेगी, फिर ऐसे ऐसे होगा। ऐसे कभी देखा है क्या? कभी आपने कभी अपनी शैडो देखी है कि आपके बॉडी के ठीक बीचों बीच वाले भाग में जहां शैडो बन रहा है पूरा पूरा, वहां पे लाइट दिखी और किनारे किनारे की तरफ जाते थे कम हो? ऐसा कभी देखा होगा? सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बुक वगैरह होता है ना ऑब्स्टेकल, तो लाइट जब उसके बगल से होती है तो जो उस बुक की शैडो बनती है वो एकदम उसके एजेस शार्प नहीं बनते हैं। That is right. तो शार्प नहीं बनते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यही तो सिद्ध करता है, यही तो प्रूफ करता है कि लाइट बेंड हो जाती है शैडो अपने कॉर्नर पे, तो वहां डिफ्रैक्शन हो गया ना सर। फिर तो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आप ऑब्जर्व करोगे उसमें? फ्रिंजेस नहीं होती हैं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिफ्रैक्शन तो होता ही है, वो तो होगा ही, बट फ्रिंजेस आप नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना। यस आप फ्रिंजेस को काउंट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो वैसा नहीं दिखेगा, है ना। यस सर। पहले ये साहब कौन है जो लिख रहे हैं, पहले ये बताओ, इनको रोके पहले, तो बताओ कि लिखना नहीं है। चलो अब रोक दिया मैंने, अब नहीं लिखेंगे। हाँ अब आते हैं इधर फिर वापस। जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था वो कि आप डिफ्रैक्शन जो भी क्रिस्टल के ऊपर किया जाएगा वो एक्सरे के साथ किया जाएगा, क्योंकि एक्सरे ही वो वेव है जिसका वेवलेंथ क्रिस्टल के बीच में जो एटम्स हैं उनकी जो दूरियां हैं उनके इक्विवेलेंट है, और इसीलिए हो पाएगा। देखो तो इसमें फर्क ये है कि जो क्रिस्टल एक्सरे जब आप करते हो, जो इसमें करते हो लॉज मेथड में, तो यहाँ पे क्रिस्टल रखते हो और यहाँ पर जो है आपका एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है ना, ये डिफ्रैक्शन दिखता है यहाँ पर। ये क्रिस्टल है, मतलब कि जो हमारा टारगेट है वो क्रिस्टल का है, सिंगल क्रिस्टल का है। ये क्रिस्टल जो है सिंगल क्रिस्टल है, इसलिए सिंगल क्रिस्टल मेथड भी बोलते हैं। पाउडर मेथड में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो टारगेट है वो टारगेट जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि वी पुट हियर अ पाउडर है ना, और तब यहाँ पे एक्सरे डालते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग डिफ्रैक्शन की स्टडी करते हैं। तो आप
आप समझ रहे होंगे कि दोनों का जो फॉर्मुलेशन है ना, वो मेथड का जो अलग अलग नाम है वो किस आधार पे है कि हम कहाँ पे सिंगल क्रिस्टल यूज करते हैं और कहाँ पे पाउडर यूज करते हैं। दोनों से फर्क क्या होगा कि अगर एक सिंगल क्रिस्टल है तो एक ही क्रिस्टल के ऊपर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी, एक ही क्रिस्टल के ऊपर होगी और यहाँ से इसका डिफ्रेक्शन होगा। जब पाउडर है तो इसका मतलब कि ढेर सारे यहाँ पर क्रिस्टल्स हैं और उसी क्रिस्टल का ढेर सारे एटम्स मिल गए, उनसे डिफ्रेक्शन होगा और फिर वो मल्टीपल डिफ्लेक्शन बनेगा और उसकी स्टडी की जाती है। तो डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, ये आपको बता दिया कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो जो टारगेट एलिमेंट है उसका डिफरेंस है दोनों के बीच में। और आपको ये पता ही है कि जो हम लोग डिफ्लेक्शन करते हैं तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो होता है वो ब्रेक्स लॉ के द्वारा दिया जाता है। ब्रेक्स लॉ जो कि होता है 2d sin theta is equal to n lambda. You should remember this formulation, है ना। यहाँ पे lambda जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो यूज की जा रही है, प्लस n जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन है, किस ऑर्डर का डिफ्रेक्शन हो रहा है, और थीटा जो है वो डिफ्रेक्शन एंगल है ना, किस एंगल से डिफ्रेक्शन हुआ, और डी जो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग है ना, जो स्पेस है, डिस्टेंस कह सकते हो आप इसको। इसको आपने पढ़ा भी होगा इस तरह से, मान लो कि यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, इनके बीच की दूरी यहाँ पे अगर डी है और यहाँ पे अगर लाइट इंसिडेंट हो, ठीक है, वेवलेंथ लाइट का है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इस तरफ को और फिर ये यहाँ आएगी और यहाँ जाके फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये दोनों लाइट जाके यहाँ पे मिलेंगी और यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, इसी को डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस बोलते हैं। इसी की स्टडी से हम लोग ये 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा ये फार्मूलेशन को यूज करते हैं। और इसके ऊपर आधारित मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन वगैरह भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कई बार पूछा भी गया इस तरह से। जैसे ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट जो है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, longest wavelength that can be analyzed, that can be analyzed by a rock salt crystal, by a rock salt crystal, ठीक है ना, of a spacing d is equal to 2.82 कौन है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। तो देखिए इसमें करना क्या है हमको, और इसमें करना है कि आपको इन द फर्स्ट ऑर्डर में निकालना है। दो पार्ट है इसके, एक पहला पार्ट है और बी में है इन द सेकंड पार्ट, ठीक है। ये है करना ये आपको कि इसमें वेवलेंथ निकालना है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ that can be analyzed by a rock salt crystal of spacing, तो d दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया क्या है, लैम्डा निकालना है आपको, इसमें लैम्डा निकालना है, ठीक है। d दिया हुआ है 2.82 एंगस्ट्रॉम और n का मान दिया हुआ है पहले में 1 और दूसरे में 2, ठीक है। तो सिंपली फार्मूला जो ऊपर आपने लिखा हुआ है 2d sin थीटा
इज इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ से आप लेमडा निकाल लीजिए, लेमडा की वैल्यू 2d साइन थीटा अपॉन एन हो जाएगी। और क्योंकि जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1, क्योंकि डी और एन तो दिए हुए हैं। इसका मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो क्रिस्टल का ओरिएंटेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए, एक्सरे इंसिडेंट होनी चाहिए। आप ये सब रख के कैलकुलेट कर लीजिए, तो जो लेमडा है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। सारी वैल्यूज रखिए, तो 2 इंटू 2.82 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5.64 एंगस्ट्रॉम। सिंपली आ गया। इसी तरीके से आप इसको सेकंड पार्ट मतलब n इज इक्वल टू 2 के केस में कर सकते हैं, तो हाफ इसका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक्स लॉ को यूज कर सकते हैं इसमें। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप इसको करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं और होप करता हूं कि आप इसको करेंगे। The balancing angle for first order diffraction maximum is at 60 degree for X-rays of 10 angstrom. Incident on the 100 plane. At a simple cubic crystal. Find the interplanar distance. इंटरप्लेन डिस्टेंस निकालना, कर लीजिएगा। आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ। मैं हिंट कर दे रहा हूं, देखिए 60 डिग्री थीटा दिया हुआ है, 60 डिग्री और डिफ्रैक्शन मैक्सिमम है। ऐसे में लेमडा का मान दिया हुआ है 10 डिग्री एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है और फर्स्ट डिफ्रैक्शन मैक्सिमम दिया, मतलब n की जगह 1 दिया हुआ है। ये जब आप रखेंगे 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा में, तो लेमडा इज बता रहे हैं, लेमडा इज गिवन, n इज गिवन, थीटा इज गिवन, तो यू कैन फाइंड आउट d। आपको d मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और d निकल गया, तो यहाँ भी कह रहा है कि ये जो 100 प्लेन है इस पर इंसिडेंट हो रहा था, तो फाइंड द इंटरप्लेनर स्पेस। मतलब कि आपको थोड़ा सा अब ये निकालना है कि डी निकल के जब आ जाएगा यहाँ से, सर डी 10/√3 आया। हाँ गुड, 10/√3 आ गया ना, कितने एंगस्ट्रॉम आ गया डी। यस। अब आपको पता है कि जो रिलेशन है डी का, डी एच के एल वाला जो रिलेशन बताया था, तो क्या बताया था, 1/√ऑफ h² + a² b² + l² ये बताया था। और जब सब a b c इक्वल होते हैं तो वैल्यू a/√2
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाती है। अब ये वैल्यू आपको पता चल गया है पहले से, है ना, ये पता चल गया है। ये है आपको 10/√3 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो आपको ए निकालना है, ये चीज आपको निकालनी है इसमें, है ना। ए का मान यहाँ रख के निकाल सकते हो, दिस इज, है ना, 1 0 0 है तो 1 + 0 + 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू भी कितनी हो गई 10/√3, इसलिए ए का मान हो गया 10/√3। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन है। आई होप कि जो आज हमने बताया वो आपको समझ में, इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, यहाँ तक कुछ अगर दिक्कत लग रही हो। कल मैं आपको जो है एक दो स्ट्रक्चर्स को बनाने को बताऊंगा कि दो स्ट्रक्चर्स जैसे NaCl है या गोल्ड है कैसे बनाते हैं, कार्बन है, इसके बारे में।